मॉर्निंग। देखिए आज कवर करेंगे चैप्टर 1 और जो भी क्लास 10 का है, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ये चैप्टर का नाम है। पहले इसका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ये चूँकि ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है, तो भाई रासायनिक आना तय है। हम जो भी मतलब चर्चा करेंगे रसायन के बारे में करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। अब चैप्टर के नाम से ही हम इसको समझते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में है। मतलब ये जानना आपको सबसे पहले ये जरूरी है कि ये चैप्टर किसके बारे में है। तो किसके बारे में है? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके मतलब क्लास 10th के जो भी मतलब एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, उस टॉपिक पर जो है ज़्यादा मतलब हम फोकस उसी पे करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है देखिए, तुम ध्यान से देखिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, मतलब एक पदार्थ भी हो सकता है, एक से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सदा भिन्न होते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। Mg + O2 gives out MgO। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ क्या लिखा गया? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, यहाँ पर एक या एक से अधिक पदार्थ लिए गए हैं, दो पदार्थ लिए गए हैं, ये मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसकी की भौतिक और रासायनिक जो गुण होंगे ये इससे भिन्न होंगे, सदा भिन्न होंगे। इससे मतलब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की यही है रिएक्शन। चलिए हम कैसे मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके लिए चार पॉइंट आप नोट रखें। इसके लिए 4 पॉइंट आप नोट रखेंगे कि आप कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है तापमान में परिवर्तन, ऊष्मा का निष्कासन या उत्सर्जन, ऊष्मा का निष्कासन तथा उत्सर्जन, और सबसे लास्ट है रंग में परिवर्तन। चलिए चैप्टर में समीकरण भी जुड़ा है, तो अभी हम समीकरण के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यही समीकरण है, समझ लीजिए। लेकिन हम कैसे मानेंगे कि कहीं पर जो है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, हम कैसे कह देंगे कि नहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई है? उसके लिए 4 पॉइंट याद रखेंगे। एक अवस्था में परिवर्तन। अवस्थाएं कितनी होती है? मूल रूप से 3, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझिए कि अवस्थाएं जो है यहाँ पर ये सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, सफेद चूर्ण प्राप्त होता है मतलब ठोस। तो इस चीज से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है और रंग में परिवर्तन। पहले व्हाइट कलर का नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है तब ये सफेद रंग का हो गया है। तो इसमें से कोई भी फॉलो करेगा तो हम कह देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक से जब अधिक पदार्थ मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके भौतिक और रासायनिक गुण सदा इनसे भिन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अच्छा ऊष्मा में निष्कासन तथा उत्सर्जन, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आगे है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जब उसकी चर्चा करेंगे तो विस्तृत रूप से इसकी चर्चा हम कर लेंगे। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं रंग में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए दूसरी बात पर आते हैं, समीकरण, जो कि थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब एक टॉपिक आती है समीकरण। अब आपको जानना होगा समीकरण क्या है ना, समीकरण क्या है। चलिए वही एग्जांपल लेते हैं। Mg + O2 gives out MgO। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो भी अभिकारक होगा इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद। यह होता है लेफ्ट हैंड साइड, यह होता है राइट हैंड साइड। तो हमेशा
हमेशा उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखेंगे और जो अभिकारक होगा उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। यदि अभिकारक एक से अधिक है तो उसके बीच में किसका निशान लगाएंगे? प्लस का। उसके बीच में किसका स्थान लगाएंगे? प्लस का। और एक एरो बनाएंगे। एरो क्या करेगी? एरो ये दर्शाती है कि ये रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है और जो इसके नोक पर होगा वही क्या होगा? उत्पाद होगा। यहाँ पर लिखा भी हूँ, ये क्या होगा? उत्पाद होगा। तो लिखने का तरीका आप जान लीजिए। मान लीजिए ए और बी कोई अभिकारक हैं, यदि ये सी प्रोडक्ट देते हैं तो यहाँ पर ये दोनों अभिकारक, ये क्या हो गया? उत्पाद, और बीच में प्लस का निशान लगाते हैं और एक एरो का निशान लगाते हैं। पहले आप समीकरण लिखना सीख लीजिए कि समीकरण जो भी लिखा जाएगा वो इस तरह लिखा जाएगा केमिस्ट्री में। और वैसे भी देखिए एक चीज़ और है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी चीज को एक प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया है। प्रतीकात्मक मतलब जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O, हाइड्रोजन का H। इसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप मतलब मैग्नीशियम को प्रतीक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Mg। ऑक्सीजन को इसके दो परमाणु लेंगे, एक अणु हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस ऊपर वालों को क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। और नीचे का ये जो है यही है आपका रिएक्शन। आप हमेशा केमिस्ट्री में नहीं कि ये शब्द वाले को नहीं लिखेंगे, आप किसको प्रेफर करेंगे? इसको। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं तथा समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी भौतिक और रासायनिक जो होती प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा मूल पदार्थ से अलग होती है। उसके लिए हमने आप दोनों के लिए एक ही एग्जाम्पल लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और हमने ये भी बताया कि समीकरण लिखा कैसे जाता है। जो भी अभिकारक होंगे यदि एक से अधिक है भाई उसमें बीच में क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। एरो लगाएंगे। एरो क्या दिखाती है? एरो दो चीज दिखाती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, और एक कि इसके नोक पर क्या लिखा रहेगा? उत्पाद। और हमेशा अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं कि इसको इधर लिखेंगे इसको इधर लिखेंगे। अब इन दोनों के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि इन समीकरणों को संतुलित करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि समीकरण को संतुलित करना। संतुलन देखिए बहुत आवश्यक टॉपिक है, समीकरण का संतुलन। आपके परिवेश में जो भी चीज़ें हैं वो संतुलन में आना चाहती हैं। जैसे हमारी शरीर है उसको भी संतुलन की आवश्यकता है, हमारा दिमाग है उसको भी संतुलन की आवश्यकता है, ये जो जीवन चला है वो भी बैलेंस होना चाहिए, है कि नहीं? तो मतलब संतुलन हर चीज़ का मतलब जरूरी है, इसलिए इन रिएक्शनों का भी संतुलन बहुत जरूरी है। मैंने देखिए फिर वही एग्जाम्पल मैं लूँगा ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। Mg प्लस O2 MgO। अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए कि नहीं लिए, लेकिन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है। क्या यहाँ पर संतुलन है? तो इन केमिकल रिएक्शन में जो भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं इनको समीकरण के रूप में लिखना कैसा है मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आपको अब संतुलन करना बहुत ही जरूरी है। और संतुलन करने का मतलब क्या होता है? देखिए पहली चीज लिखिए, द्रव्यमान संरक्षण। ये क्या है? आप कहेंगे भैया ये तो नई चीज आप डाल दी हमारे दिमाग में। द्रव्यमान संरक्षण क्या है? आप ऊर्जा संरक्षण पढ़े हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, उसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। वैसे सेम है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होगा कि न तो द्रव्यमान मतलब उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब अच्छा द्रव्यमान संरक्षण का इस रिएक्शन के संतुलित करने से क्या संबंध है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संबंध इतना है कि इसमें जितने मॉलिक्यूल रहेंगे, जैसे यहाँ पर Mg का 1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी Mg का 1 मॉलिक्यूल है, क्या दोनों का द्रव्यमान समान है? ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, क्या यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहे हैं? बताइए, आप ही बताइए कि इसमें तो 1 Mg यहाँ पर चल जा रहा है लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो बताइए द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन करे इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। और संतुलित करने का नियम क्या होता है? देखिए पहले Mg को चेक करते हैं। Mg तो भैया ठीक है,
लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ इसके गुणांक में 2 लिखना पड़ेगा, तभी ना O2 ये 2, यहाँ पर ये 2 O2 है तो यहाँ पर 2 O कब होगा, ऑक्सीजन 2 कब होगा, जब यहाँ पर 2 लिखेंगे। लेकिन एक दिक्कत आप देखेंगे और आगे ये कि यहाँ पर अब 2 mg हो गया, यहाँ पर अब 1 mg हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप 2 mg लेंगे, मैग्नीशियम के 2 परमाणु लेंगे, O2 इक्वल टू 2 MgO। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। मैंने जानबूझकर दोनों टाइप को में ये संतुलित समीकरण नहीं लिखा है ताकि इसी चीज़ को मैं बाद में आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करते हैं हमेशा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि इधर जितना द्रव्यमान होगा उधर भी उतना ही द्रव्यमान। भाई तराजू देखे है ना, इधर बाट रखते हैं, इधर गेहूं चावल कुछ भी रख लीजिए, इसको इधर जितना द्रव्यमान होगा इधर भी उतना द्रव्यमान होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया ना कि ये क्या है, प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर का मास और इधर का मास हमेशा इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको हम एक अगले एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है संतुलित करने का कुछ रूल होगा। भाई ये छोटा रिएक्शन, इसमें लिए आप सीधे सीधे समझ गए कि ऑक्सीजन के 2 अणु, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 कर दिए, लेकिन यहाँ पर जब 2 किए तो mg 2 हो गया। तो अब इस mg को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लिखा। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए ये गलती हो सकती है कि आप 2 इस तरह न लिखने के बजाय इस तरह मत लिख दीजिएगा, ये गलत है। यहाँ पर इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। आपको हमेशा उसके सामने इसके यहाँ पहले लिखना है, यहाँ आप चाहे इसमें चेंज कीजिए चाहे इसमें चेंज कीजिए। तो आप 2 ये नहीं कि mg धन O2 MgO, अब 2 बराबर करना है तो यहाँ पर 2 का कर दें और यहाँ पर 2 का कर दें, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको नहीं करना है, इस 2 का जो लिखना है आपको यहाँ गुणांक में लिखना है, सामने लिखना है। चलिए अच्छे रिएक्शन देख लीजिए। Fe लोहा जानते हैं, इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं, तो ये बनता है Fe3O4 धन H2। रिएक्शन के मैकेनिज्म को गोली मारिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस समीकरण को संतुलित करना सीखना है। अच्छा जरा देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये क्या है, उत्पाद, ये क्या है उत्पाद, ये उत्पाद है, ये क्या है अभिकर्मक है, अभिकारक है। तो 2 अभिकारक हैं, एरो ये क्या है उत्पाद है, मैं सॉरी गलती से इसको मैंने उत्पाद पहली बार बोल दिया, उत्पाद ये है। तो इससे आपको लेना देना नहीं है, बस यहाँ पर देखना है कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो समीकरण संतुलित कैसे नहीं है, आप देखिए यहाँ पर एक Fe है कि नहीं है, क्योंकि रेड पेन से लिख देते हैं। यहाँ पर एक Fe है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 3 Fe है। यहाँ पर केवल 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की संख्या तो मतलब ठीक है, लेकिन आप देखिए Fe और ऑक्सीजन क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे, पहले इसको देखिए, सोचिए कि जो है कि कैसे इसको संतुलित किया जा सकता है, लेकिन इसका कुछ नियम है, उस नियम को जान लीजिए। इसका नियम ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मालिक्यूल किस में है। अच्छा बताइए Fe H2O में सबसे ज़्यादा मालिक्यूल आपको किस में इसमें दिख रहा है, ऑक्सीजन में। भाई 4 मालिक्यूल है ना, तो सबसे पहले इसे संतुलित करने के बारे में सोचेंगे। रूल यही कहता है कि सबसे ज़्यादा मालिक्यूल जिसमें होंगे सबसे पहले उसको, जैसे आप उस तरह भी करेंगे तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा समस्या होगी। यदि आपको इसको और आसान बनाना है तो हमेशा आप पहले उसको संतुलित करेंगे जिसमें मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। अच्छा बताइए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर 4 लिख देंगे। लेकिन अब एक दिक्कत और आ गई, क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 8, यहाँ पर कितने हो गए 2 ही। तो अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, और Fe3 के लिए तो सीधा सीधा लग रहा है कि आपको बस यहाँ 3 Fe लिख देंगे, हो गया, ठीक है। लेकिन अब अच्छा बताइए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए लोहा था Fe, इसको संतुलित करने के लिए इसमें 3 का जो गुणा कर दिया आप, ये 3 Fe हो गया। अब सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को उठाया। ऑक्सीजन को क्यों उठाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मालिक्यूल ऑक्सीजन के, और नियम यही कहता है कि सबसे ज़्यादा मालिक्यूल जिसमें हों हम उसको सबसे पहले उठाएंगे। ऑक्सीजन को भी हमने संतुलित कर लिया, देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4, लेकिन अंत में हाइड्रोजन बच गया। अब इस 4 दूनी 8 हाइड्रोजन को कैसे कवर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4,
अब देखिए ये रिएक्शन जो है पूरा बैलेंस है, 3Fe चार 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 ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। किताब में देखिए क्या है, किताब में जो है पहले वो स्टेप में बताएगा कि इसको इसके बाद घेरा बनाते हैं। अच्छा, घेरा बनाने की जो है प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। घेरा बनाने का सब मतलब सिर्फ इतना है कि आप कहीं ना ये गलती ना कर दें कि आप H2 की जगह 4 यहाँ ना लिख दें। घेरा बनाने का मतलब बस यही है, मैंने ये आपको नहीं बताया, बस मैंने ये बता दिया, एग्जाम्पल दिया था ना इससे पिछले कि यहाँ पर आपको 4 नहीं लिखना है, 4 आपको आगे लिखना है, इसीलिए घेरा बनाते हैं। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे इसके बाद। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया गया है MnO2 प्लस HCl MnCl2 H2O प्लस Cl2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे अधिक परमाणु किसमें है, Cl2 का है। कितना है, 2 2 4, लेकिन इधर कितना है, 1। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे बताइए। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4HCl लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक गड़बड़ी आ गई है। अब 4HCl लिखने के बाद यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। लेकिन अब एक दिक्कत और आ गई कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ठीक। Mn मिला लीजिए, Mn 4Cl 2 O2 और 4H। इस प्रकार के समीकरण संतुलित हो गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 धन HCl। पहले समीकरण को बहुत ध्यान से देखेंगे कि संतुलित करने के लिए पहले आपको उसको 2 बार 3 बार ऐसे देखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं Ba, चलिए Ba को उठाते हैं। Ba यहाँ पर भी है, Ba यहाँ पर भी एक, चलिए ठीक है, ये तो कंप्लीट है। SO4 एक है, SO4 एक है, लेकिन यहाँ पर Cl2 2 है, Cl 1 है, H2 2 है। तो आप मतलब सीधे इसमें कुछ करना ही नहीं, इसमें आप डायरेक्ट 2HCl लिख देंगे। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। समीकरण को संतुलित करना हम सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है उसमें 4 प्रकार की दी गई हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, जो दूसरी अभिक्रिया आपकी इसमें दी गई है एनसीईआरटी किताब में, वो है वियोजन या अपघटन। जो आपकी तीसरी अपक्रिया जो है दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या, विस्थापन। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर से ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा क्या, रासायनिक अपक्रिया क्या है। ठीक है, अब रासायनिक अपक्रिया को शब्द के समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं ये आप सीख लिए। समीकरण क्या होता है ये भी आप जान लिए, उसको संतुलित करना जान लिए। अब पुनः रासायनिक अपक्रियाओं की ओर चलते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में 4 प्रकार होते हैं, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब इसकी बारी बारी से जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या है, देखिए रटना नहीं है, इसमें परिभाषा जो दिया है आप उसको रटना शुरू करेंगे, लेकिन देखिए इसका रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा और उसी के माध्यम से परिभाषा लिखूंगा। ठीक है, चलिए इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH ट्वाइस प्लस हीट, ऊष्मा। चलिए संयोजन अपक्रिया को समझने के लिए इस रिएक्शन को पूरा ध्यान से देखिए। CaO प्लस H2O CeOH ट्वाइस हीट, ये क्या है, बिना बुझा चुना।
बिना बुझा चूना, ये क्या है? जल है। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। तो अब इस रिएक्शन से ही हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकर्मक मिलकर, अभिकर्मक किसको कहा जाता है? अभिकर्मक, ये आपका अभिकर्मक, ये उत्पाद, अभिकर्मक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद का। कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है। परिभाषा आप इससे समीकरण से लिख सकते हैं कि बिना बुझा चूना में हमने जल मिलाया है तो प्राप्त हुआ है क्या? बुझा हुआ चूना और हीट। तो इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो अभिकर्मक हैं, मिलकर संयोग होकर एक एकल उत्पाद बनाए हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन। अच्छा, संयोजन शब्द से आपको क्या लग रहा है? संयोजन मतलब क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, संयोजन शब्द से मतलब कहीं ना किसी चीज का योग है। ठीक है, तो योग इसमें किसका है? दो अभिकर्मकों का है। तो बस उसी चीज को एज इट इज इस पे लिख दिया गया है। तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। दूसरी की है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया देख लीजिए, ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए, यदि आप शब्द से नहीं समझ पाएंगे कुछ तो इसकी परिभाषा लिखना और एग्जाम्पल लिखना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। अच्छा, वहाँ पर संयोजन था। संयोजन का मतलब क्या है? योग। कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक चीज़ों का योग। भाई, योग होगा तो एक चीज़ तो होगा नहीं, उसमें कम से कम दो, मिनिमम दो लोग, मतलब दो जो है अभिकर्मक तो रहने चाहिए। अब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया है। अब इसको भी पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, परिभाषा को रटना नहीं है, और रिएक्शन के हिसाब से जो रिएक्शन में होगा वहाँ पर यहाँ परिभाषा में लिख देंगे। चलिए, इसका रिएक्शन देख लीजिए। CaCO3, इसको हम हीट देंगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2, गैस निकलेगी। ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये है आपका बुझा हुआ, बिना बुझा चूना। संयोजन अभिक्रिया समझ ली। दूसरी वियोजन अभिक्रिया, इसको समझेंगे क्या? एक उदाहरण से। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट दिया है तो क्या प्राप्त हुआ है? बिना बुझा चूना और CO2। ठीक है, बिना बुझा चूना प्राप्त हुआ है। तो इसके हिसाब से इसकी जो है वो लिखेंगे हम परिभाषा कि ऐसी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊर्जा या उष्मा देने पर एक या एक से अधिक भाग में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। भाई, टूटना तो श्योर है, क्योंकि वियोजन का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं आप देखिए, शब्द से इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो वियोजन का मतलब क्या है? टूटना है, अलग अलग होना है। तो यहाँ पर होगा क्या कि एकल अभिकर्मक, एक शब्द मैंने इसमें लिखा है, देखिए
एकल अभिकर्मक। एकल अभिकर्मक का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल एक ही अभिकर्मक होना चाहिए, जबकि संयोजन में क्या था, वहाँ पर हमेशा दो या दो से अधिक अभिकर्मक रहेंगे, तभी दो लोगों का योग हो पाएगा। और यहाँ पर इसको तोड़ना है भाई, कोई चीज़ कैसे, कोई लकड़ी है उसको आप ऊर्जा देंगे हाथ से तभी ना टूटेगी, तो यहाँ पर आपको हाथ से नहीं तोड़ना है, यहाँ पर आपको हीट देना है, या तो सूर्य का प्रकाश देना है, या तो विद्युत के माध्यम से आपको उसको एनर्जी देना है। तो CO3 क्या होगा, बिना बुझे चूने में, और CO2 में टूट जाएगा। उसी चीज को बस सेम लिख दिए, परिभाषा को रटना नहीं, बार बार कर रहा हूँ। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया, भाई रासायनिक आप चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक उष्मा देने पर, देखिए यहाँ पर हीट दिया गया है, उष्मा देने पर एक या एक से अधिक भाग में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसकी डिफिनीशन होगी। आप केवल ये अपने दिमाग में रखिए, इसको आप अपने आप से बनाकर लिख लेंगे। अब थर्ड क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया भी देख लीजिए। थर्ड है आपका विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल चिल मारते हुए पढ़िए, जो है प्रेशर नहीं लेना है, बहुत लोड लेके नहीं चलना है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, चलिए इसका भी पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद परिभाषा देंगे। अच्छा, विस्थापन से क्या आप समझ रहे हैं बताइए। मतलब संयोजन से मतलब होता है कि दो वस्तुओं का योग। अच्छा, वियोजन का मतलब मैंने बताया कि जो है किसी चीज़ का टूटना, बिखरना। अब यहाँ पर विस्थापन है, तो आप मतलब कहीं कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि विस्थापित, कहीं ना कहीं कोई चीज़ विस्थापित इसमें होगी, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल लेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। Fe then CuSO4 gives out FeSO4 प्लस Cu। एग्जाम्पल देखिए, कहाँ पर सल्फेट है, ये लोहा है, FeSO4 फेरस सल्फेट बनाया और कापर बनाया। तो बताइए यहाँ पर विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए Fe का विस्थापन Cu के स्थान पे हो गया है, ठीक है। Fe का विस्थापन, अच्छा विस्थापन ये हुआ क्यों, आप कहेंगे कि Cu Fe को क्यों नहीं विस्थापित कर पाया। तो इसका रीजन ये है कि केमिस्ट्री में जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं, वो कम क्रियाशील धातु को क्या करते हैं, उनके यौगिक से अलग कर देते हैं। वो यदि आप उनका रिएक्शन कराएंगे तो विस्थापित इसमें से Fe Cu को कर देगा और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेगा और फेरस सल्फेट बनाएगा। चूंकि यहाँ पर देखिए अभिकर्मक एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं ना, विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया है। अब आपको परिभाषा लिखना आसान हो गया, क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक से कम क्रियाशील तत्व, ये रटना कुछ नहीं है, बस वही बात जो रिएक्शन में वही मैं लिख रहा हूं। कम क्रियाशील तत्व को हटाकर या रिप्लेस करके, हटाकर तभी तो इसका नाम विस्थापन है, हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है, खुद उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। भाई विस्थापन है तो कहीं ना कहीं किसी तत्व का एक दूसरे के साथ हटना तो श्योर है, तो ठीक है। तो यहाँ पर Fe Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है ना, इसलिए ये है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। आप पहले इसको इक्वेशन को याद रखेंगे, उसके बेस पे आप परिभाषा को लिखेंगे। ये नहीं कि परिभाषा भी रट लिए, रिएक्शन भी रट लिए, दोनों काम खराब हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको केवल ये रिएक्शन अपने मन में रखना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है और उसके आधार पर आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है। चलिए सबसे चौथा लास्ट है, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी सबसे लास्ट अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब भैया विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए, लेकिन अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसका भी मीनिंग आप क्या एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए चलिए हम लिखते हैं इसका जो है इक्वेशन।
रिएक्शन को ध्यान से देखिए, परिभाषा पे भी मत जाइए आप, वो परिभाषा अपनी दिमाग में नहीं रखना, ये इस रिएक्शन को अच्छा ध्यान से देखिए कि Na2SO4 धन BaCl2 एरो है BaSO4 2NaCl। मैंने कल बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, अभिकर्मक होता है, इसमें क्या होता है, उत्पाद होता है। तो देखिए ये सबसे जरूरी बात ये है कि इसमें ये उत्पाद, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये जो एरो है ये क्या दिखाती है कि इसकी अभिक्रिया होने की दिशा को दिखाती है। तो अच्छा बताइए, विस्थापन और द्विविस्थापन में एक अंतर भी यहाँ पर क्रिएट करते चलिए, इसको भी समझते चलिए कि अच्छा विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि इसके आयन परस्पर चेंज होते हैं। देखिए Na2 किसके साथ चला गया, Cl के साथ, SO4 Ba के साथ, जबकि विस्थापन में केवल एक, यहाँ पर मैंने लिया था ना, विस्थापन में क्या लिया था, Fe धन CuSO4 लिया था, तो क्या बना था, FeSO4 बना था ना। तो यहाँ पर केवल एक परमाणु इसको रिप्लेस कर रहे थे, ये इसकी जगह नहीं, ये इसकी जगह आ रहा था, ये जो Fe है केवल Cu को यहाँ से रिप्लेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर क्या है, Na2Cl2 के साथ जा रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसका नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों, क्योंकि Na2 जो है वो Cl2 के साथ आ रहा है और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आ रहा है। अच्छा बताइए, इसके आधार पर आप क्या लिखेंगे, इसकी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक के आयनों का आदान प्रदान होता है। रटना नहीं है, देखिए वही चीज से यही लिख रहे हैं, आदान प्रदान होता है। अभी बता रहे हैं आयन क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन और द्विविस्थापन में भी अंतर समझ लीजिए कि इसमें देखिए 2 बार विस्थापन हो रहा है, उसमें केवल एक ही बस जो लोहा है वो Cu को विस्थापित कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होकर ये बना रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो ये टूटेगा ना, तो पहले Na प्लस में टूटेगा और ये Ba सेकेंड, इस पे कितने आवेश होते हैं, 2 प्लस आवेश होते हैं। तो इसके आयन देखिए परस्पर चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके आयन देखिए Na2 किसके साथ हो लिया, Cl2 के साथ, और जो ये बेरियम है ये किसके साथ हो लिया, सल्फेट के साथ। तो इसके आयन परस्पर चेंज होंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक के आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या थी, जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एक नए उत्पाद का, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। और दूसरे के पे ये जो है आपकी क्या थी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या था, कोई एक प्रोडक्ट टूटकर हीट देने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता था। विस्थापन क्या था, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करते था, रिप्लेस कर देता था। और द्विविस्थापन सबसे लास्ट अभिक्रिया क्या है, जिसमें इसके आयन ही एक दूसरे के साथ परिवर्तित होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। अभी इससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जान चुके हैं, 4 प्रकार की होती थी। अब है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, और ये इसी से संबंधित है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो चलिए उपचयन पहले देखते हैं। उपचयन क्या है, परिभाषा देख लीजिए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का अभी एग्जाम्पल देंगे जो तो समझ जाएंगे आप। निष्कासन क्या कहलाता है, उपचयन, या इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाता है। रिएक्शन देखिए इसका, 2Cu + O2 गिव्स आउट, यहाँ पर आप हीट देंगे 2CO। पहले हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उपचयन किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कापर में किसका एडिशन हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का योग। तो ऑक्सीजन का योग हुआ है
तो ये किस रूप में उपचयित हो गया है 2CO में। तो जैसे और भी एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन भी यदि होगा तब भी आप कहेंगे क्या कि ये उपचयन अभिक्रियाएं हुई हैं। चलिए अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल होगा CuO को यदि तोड़ेंगे हम, CuO को यदि हम तोड़ेंगे H2 के साथ क्रिया करा के, तो बनेगा क्या Cu प्लस H2 हीट देंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में टॉपिक है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो उपचयन से शुरू करते हैं। उपचयन क्या है? किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, मतलब देखिए 2Cu है, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? O2 से। तो हीट देने पर ये क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। तो किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, या तो यहाँ पर यदि हाइड्रोजन का मतलब निष्कासन होता तब भी हम कह सकते थे कि यहाँ पर ये उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। ठीक है। अपचयन क्या है? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग, इसका उल्टा होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। देख रहे हैं 2Cu से H2 से क्रिया कराए हैं, तो यहाँ से O, देखिए O रिमूव हुआ कि नहीं? यहाँ पर O रिमूव हुआ है और यहाँ पर O ऐड हुआ है। O मतलब क्या? ऑक्सीजन। यहाँ पर O ऐड हुआ है, यहाँ पर O रिमूव हुआ है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यह एक अपचयन क्रिया है, यह एक उपचयन क्रिया है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दीजिए कि इसमें कोई डाउट नहीं ना कि उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण मतलब क्या? किसी भी धातु या यौगिक की जो क्रिया है हम ऑक्सीजन से कराते हैं, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसको ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन कहिए, और ये अपचयन। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर एक अभिक्रिया होती है, उसके कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले तो दोनों मतलब अलग अलग पढ़ लिए कि उपचयन और अपचयन हो रहा है। यदि किसी रिएक्शन में अपचयन प्लस उपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। एकदम बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ध्यान से जो है बिल्कुल पढ़िए, बहुत लोड नहीं लेना है। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं ये समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है। और वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसकी हार्ड कॉपी लीजिए जो है NCERT की, उसको पढ़िए जो है। चलिए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? अभी इससे पहले हम लोग दो चर्चा किए दो टॉपिकों पर, क्या? एक उपचयन, एक अपचयन। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब नाम से तो ऐसा लग रहा है कौन सी अभिक्रिया आ गई, लेकिन ये होता क्या है? इसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ होता है, तो दोनों को साथ मिलाकर क्या हम करते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे तब इसकी परिभाषा लिखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी परिभाषा लिखेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका जो है ZNO धन C gives out Zn प्लस CO। Zn प्लस CO। अच्छा देखिए, अब कैसे कहेंगे कि अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है इस अभिक्रिया में? आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए यहाँ पर जो ZnO से O क्या हुआ है? O मतलब ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन, ये क्या हुआ है? रिमूव हुआ है, हटाया गया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड किया गया है।
तो इससे पहले ही हम लोग बताए थे कि यदि रिमूव होगा तो वो क्या होगा, अपचयन, यदि ऐड होगा तो वो क्या होगा, उपचयन। यहाँ पर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसको आप लिखेंगे कैसे अपनी भाषा में? देखिए, एक ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, बिल्कुल रटना नहीं है, जिसमें क्या हो, एक अभिकारक उपचयित। उपचयित का मतलब उपचयन की घटना घटे, उपचयित, उसी को उपचयित बोला जा रहा है। उपचयित से आप लोग घबराना नहीं कि ये नया शब्द आ गया, नया शब्द नहीं है, उपचयन हो रहा है ना, तो इसका ये उप बोलेंगे, इसको उपचयित। और इसको बोलेंगे कि ये इसका यदि ये अपचयन हो रहा है तो बोलेंगे कि यह जो जेडियन है ये क्या हुआ है, अपचयित हो गया है। ठीक है, एक अभिकारक का उपचयित, यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अपचयित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर दो वर्ड आपको कंफ्यूजन करेगा, एक कि भाई ये अपचयित कहाँ से आ गया, उपचयित कहाँ से आ गया। ठीक है, परिभाषा देखिए मैंने क्या लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया, भाई ये अभिक्रिया आप मान रहे हैं ना, एरो है, बीच में ऐड है, ये केमिकल रिएक्शन, इसको तो आप मान रहे हैं ना इस बात को कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये कह रहा है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक अच्छा बताइए उपचयित इसमें से कौन सा हो रहा है, सी, कार्बन हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऐड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर CO आप देख सकते हैं। तो जिसमें उपचयन होगा उसको बोलेंगे कि वह पदार्थ क्या हो गया, उपचयित हो गया। अच्छा, इसमें अपचयन किसका हो रहा है, JDNO का, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो बचा क्या, JDN। अब इसको बोलेंगे कि जो JDN है ये क्या हो गया, अपचयित हो गया। तो वही चीज इसमें लिखी गई है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये जो दिया गया एग्जाम्पल है ये किसका है, रेडॉक्स अभिक्रिया का है। कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं है। उपचयन हमने आपको पहले बताया, फिर बताया अपचयन क्या होता है, फिर दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब है ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊष्माक्षेपी आप 10th में या 11th 12th BSc MSc करते जाएंगे, ये अभिक्रियाएं आपको मिलती जाएंगी। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यह पहले आपको शब्द से ही समझना पड़ेगा, मतलब साइंस में जो नाम रखे गए हैं ना वो बहुत ही मीनिंगफुल है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी नाम उठा के यहाँ रख दिया गया है। यदि नाम भी रखे गए हैं तो वो मीनिंगफुल है। आप चाहे तो उनके शब्द से ही उसकी परिभाषा बना सकते हैं, उसको मतलब पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक अपना अनुमान अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि नहीं ये चीज़ किसके बारे में होगी और क्या। जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऊष्मा का शोषण होगा, ठीक है, अवशोषित होगी। और ऊष्माक्षेपी मतलब कहीं ना कहीं ऊष्मा क्या होगा, निष्कासन होगा। तो चलिए पहले ऊष्माक्षेपी देख लेते हैं। शब्द से तो पता चल रहा है ना कि इसमें ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निष्कासन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब तो ये बात आप एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। C धन O2 हीट देंगे
बनेगा क्या, CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। तभी तो आप कहेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी आप क्यों कर रहे हैं, ऊष्माक्षेपी का मतलब जहाँ पर ऊष्मा निकलती हो। अब यहाँ देख सकते हैं कि C-O2 को हीट दिए, Ca2 बनाया और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो निकली है इस अभिक्रिया से। ठीक है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यह अभिक्रिया क्या है, एक ऊष्माक्षेपी है। चलिए ऊष्मा शोषी देख लीजिए। भैया ऊष्मा शोषी के मतलब शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ऊष्मा का अवशोषण होगा, बस उसी को लिख देना है। और क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो, ऊर्जा अवशोषित हो, ऊर्जा का अवशोषण हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी। एग्जाम्पल N2 प्लस O2, यदि इसको हीट करेंगे 2NO बनेगा। यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वह -45 किलो कैलोरी जो है वो क्या होगी, अवशोषित होगी। यहाँ पर -45 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, अवशोषित होगी। अर्थात अच्छी उष्मा ये रिएक्शन मतलब जैसे अब रिएक्शन को हीट देंगे भाई तो ये उष्मा और अधिक को अवशोषित करेगा। ये अवशोषित कहाँ करेगा, कहाँ से करेगा, वातावरण से, वातावरण से। और ये वातावरण में उत्सर्जित करेगा 94 किलो कैलोरी। देखिए माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये है कि 45 किलो ऊर्जा क्या है, निगेटिव में, निगेटिव मतलब और इसने ले लिया है, इसीलिए इसको ऊष्मा शोषी कर रहे हैं ना। जिसने वातावरण से इसको मतलब -45 किलो इसको टूटने इसको जुड़ने के लिए -45 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता और पड़ी। इसने वातावरण से इतनी ऊर्जा को लिया है मतलब अवशोषित किया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ऊष्मा शोषी। और इसने हीट होने के बाद वातावरण में 94 किलो कैलोरी एनर्जी दी है, इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। अर्थात इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है और इसमें ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई होगा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। अब आपके 10th में 2 टॉपिक बच जाती है, एक है संक्षारण, दूसरा का है क्या, विकृति गंधिता। तो पहले भैया देखिए इसको भी समझ लीजिए, विकृति गंधिता क्या है और संक्षारण क्या है। और बाकी जितना अभिक्रियाओं से समीकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कोई है भाई कशिश या कोई डाउट है तो बताइए, जो है उसको अगली वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता आपको कोई भी इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन हो, हर एक टॉपिक को बखूबी से बताया गया है। ठीक है, देखिए एक शब्द आता है संक्षारण। संक्षारण क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, संक्षारण क्या है, जैसे आपके घर कोई वस्तु आती है लोहे की, तो पहले देखेंगे वो चमकती है, लेकिन कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाता है। तो वो जंग लगना ही एक क्या है, वो जंग अच्छा क्यों लगता है, जंग इसलिए लगता है क्योंकि भाई लोहे की सामान है, उसको खुले में रखिए या घर में रखिए, वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसका ऑक्सीकरण होगा, या तो नमी के पास है तो तभी उसको क्रिया करेगा तो वो उपचयित हो जाता है। मेन बात यही है संक्षारण मतलब संक्षारण उसके जंग लगने को आप देखे होंगे कि जो ताबा होता है, ताबा पे जो है हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, ताबा पे हरी परत चढ़ जाती है और चांदी पे काली परत। ये जितने भी उदाहरण हैं, ये जो क्रिया होती है सब किसके हैं, संक्षारण के हैं। लोहे पर जंग लगना, ताबा पे हरी परत का चढ़ना, चांदी पे काली परत का चढ़ना, ये क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। और इसी लगे हाथ इसको क्या समझेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक आपकी है विकृत गंधिता। अच्छा, विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता का मतलब होता है कि विशेष प्रकार की गंध महक, जैसे हम वसा युक्त
तेल युक्त जैसे पदार्थ अपने घर में अचार वचार यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो कुछ दिन बाद खराब हो जाता है। खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। देखिए वहाँ भी चीज़ वही है, लेकिन विकृत गंधिता का मतलब होता है कि विशेष प्रकार की महक उसमें, देखिए वो महकने लगता है, उसी जो सुगंध है, सुगंध क्या तो दुर्गंध है, दुर्गंध को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे जो वसा युक्त तेल युक्त पदार्थ है, आप कुछ टाइम के लिए उसमें रखते हैं तो वो होता क्या है कि वो महकने लगता है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। उसके लिए उसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक उसमें मिलाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मिलाने का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया न हो, जिससे वो न महके, लेकिन फिर भी यदि वो महक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता करते हैं। तो इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर 1 जो है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है द इंड हो गया। कोई टॉपिक न समझ में आई हो तो उसके लिए हम पर्सनल वीडियो बना देंगे। आप बताइए मतलब कैसा लगा, लाइक जरूर करिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए। इससे हमें क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा कि मतलब वीडियो रियल में आप लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल माँ भगवती प्रभा इंस्टीट्यूट 2.0 को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऐसे ही वीडियो एकदम आते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।